Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 20 जनवरी 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है चंदका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत में एक टर्म का हम यूज करते हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो टर्म है इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, या बी फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, या ऑप्शन नंबर सी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, या ऑप्शन नंबर डी टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम लोग इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में कल ज़रूर से आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा तो होगा ही। तो क्या है पूरा मैटर समझेंगे। जो कोचिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नए नियम लेकर आ चुकी है, और उन नए नियमों की वजह से मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट 1 घंटे पहले एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये आप देख पाओगे। अभी जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था ना, तो उससे 1 घंटे पहले ये आर्टिकल आया है, जहां पर मेंशन किया गया है कि कोचिंग ने इन सभी नए कानूनों को देखते हुए अपनी साइड से स्टेटमेंट्स दिए हैं। उनका कहना यह है कि इससे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको और ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ सकता है, या फिर ये जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं इनके जो लॉस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर ये रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे। तो पूरा मैटर है क्या, एक एक करके हर एक चीज़ को बेसिक से समझेंगे। आखिरकार क्या नियम लेकर आए जा रहे हैं, क्यों लेकर आए जा रहे हैं, वो हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। या आप देख पाओगे सभी जगह पर दोस्तों इसकी चर्चाएँ हो रही हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ नए नियमों को जारी कर दिया है हमारे भारत के कोचिंग सेंटर्स के लिए। और इन नए नियम या गाइडलाइंस के लो, इनमें से जो नंबर 1 गाइडलाइन है वो है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर। होता क्या है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, केवल यूपीएससी की फील्ड में बात नहीं कर रहे हैं, आईआईटी, जेई, नीट, इन सभी कैटेगरीज में अगर आप देख पाओगे तो जितने भी कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं वो लगातार मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट छपवाते हैं। अखबार में आप देख पाओगे उनका बड़ा बड़ा ऐड छप जाएगा, भाई ये सारी की सारी जो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 1 है, 2 है, 3 है, ये सब हमसे पास आउट होकर निकले, इस प्रकार का उनका एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। और ऐसे ही सिमिलर एडवर्टीजमेंट दूसरा कोचिंग कर देता है, फिर तीसरा, चौथा। तो भैया ऑल इंडिया रैंक 1 5-6 कोचिंग ने अपना ऑल इंडिया रैंक 1 का जो पोस्टर है वो छाप दिया कि हमारे यहाँ से पढ़ के निकला है। अब ऑल इंडिया रैंक 1 वाले को भी शायद पता ना हो कि हाँ मैं पता नहीं कितने कोचिंग में चला गया। तो इस प्रकार की जो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई हैं। सेकंड जो गाइडलाइन यहाँ पर आप देखने को मिलेगी वो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर कल बहुत सारे डिस्कशंस हुए। कोचिंग सेंटर अगर ओपन करना है या चलाना है तो उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जो लोकल अथॉरिटी है गवर्नमेंट के थ्रू ये पूरा रजिस्ट्रेशन सेट किया जाएगा, और ये पूरा रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे कोचिंग सेंटर को अप्लाई करना ज़रूरी है, और इस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर ही वो कोचिंग सेंटर आगे चल पाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी उठता है, आखिरकार इन गाइडलाइंस की ज़रूरत है क्या। सबसे पहली ज़रूरत, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इंडिया के अंदर में जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं इनका जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोलेबल वे में ग्रो कर रहा है, कोई नियंत्रण नहीं है। लगातार आप देख पाओगे दिन ब दिन 2-4 नई कोचिंग सेंटर्स खड़े हो जाते हैं, और ऐसे कर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा नंबर में हो चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आज के कंपैरिजन में, अगर मैं 2019 में देखता या 2018 में देखता, है ना, तो उस समय पर भी मैं इसी फील्ड में था। तो उस वहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो कोचिंग सेंटर थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, लेकिन आज के समय पर ना बहुत ही ज़्यादा सेंटर्स हो चुके हैं, ठीक है। और इतने ही ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आप भी देखते रहते होंगे।
कंफ्यूज हो चुका है एस्पिरेंट कि यार कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की जो ग्रोथ है वो एक हद से ज़्यादा तेज़ी से या एक लिमिट क्रॉस कर चुकी है। उस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ये गाइडलाइंस की ज़रूरत है, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। सेकंड, टू कर्ब एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस। होता क्या है, कुछ कोचिंग सेंटर्स में अगर आप देख पाओगे बच्चों से बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है, बहुत ज़्यादा फीस। जैसे आप देख पाओगे दिल्ली में कई सारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ पर 1.5 लाख रुपए, इवन जो बहुत ही पॉपुलर हैं 2-2 लाख रुपए तक यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं स्टूडेंट से पर ईयर के हिसाब से। आप इतना पैसा चार्ज करोगे, वहाँ पर जाओगे, रहने का खर्चा, मंथली आपका जो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर्स होंगे वो अलग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर मैनेज करनी पड़ती हैं। तो पहली चीज़ तो यह है ना, जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्बिडेंट फीस ली जाती है ना, वो बेसिकली यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ये रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर एक और चीज़ है, इसी प्रेशर की वजह से, इसी स्ट्रेस में क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट हैं वो कई बार सुसाइड्स यहाँ पर कर रहे हैं। हमने कई सारे केसेस रिसेंटली देखे। और इतना ही नहीं, कई सारे कोचिंग सेंटर इतना सारा पैसा लेने के बावजूद भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ीरो है। और इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से कई बार आग लगने के इंसिडेंट आपको पता होगा। रिसेंटली दिल्ली वाला केस, जब कोचिंग सेंटर में आग लगी, जो बच्चे हैं उनको कोई भागने की सुविधा नहीं मिल पाई, वो खिड़की से कूदने लगे नीचे। और ऐसे कुछ और भी एक्सीडेंट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी की सारी यहाँ पर एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस हैं जो कोचिंग सेंटर्स में देखने को मिल रही हैं। इन्हीं को रोकने के लिए, इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों एक गाइडलाइंस की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, ये सरकार ने बोला। अब बात ये आती है कि ये जो कोचिंग सेंटर है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। भाई कोचिंग सेंटर हो सकता है कोई बड़ा कोचिंग सेंटर हो, कोई छोटा कोचिंग सेंटर हो, कैसे डिफाइन करेंगे? कौन से कोचिंग सेंटर को पहले यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए। तो यहीं पर नियम में एक डेफिनेशन दी गई है। कोचिंग सेंटर बेसिकली कोई भी एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको एक इंडिविजुअल, मान लो एक व्यक्ति है जो कि इस प्रकार से उसने एक पर्टिकुलर एरिया में अपना कोचिंग सेंटर ओपन किया और वो कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम को पढ़ाना शुरू कर रहा है। वहाँ पर वो प्रोग्राम, वो तैयारी किसी भी चीज़ की हो सकती है, यूनिवर्सिटी लेवल की, कॉलेज की, स्कूल की, एकेडमिक सपोर्ट हो सकता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो सकती है। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, ये हमारी अलग अलग फील्ड्स हैं। इन फील्ड्स के तहत अगर कोई भी यहाँ पर व्यक्ति अपने कोचिंग को एस्टेब्लिश करता है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको पढ़ाना शुरू करता है और वहाँ पे स्टूडेंट की कैपेसिटी जो है 50 से ज़्यादा है, वहाँ पे 50 से ज़्यादा बच्चा प्रेजेंट है, तो वो कोचिंग सेंटर की कैटेगरी में आएगा। सिंपल हो गया, बात क्लियर हो गई। तो ऐसे सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन लेना अति आवश्यक है। और आप देख पाओगे आजकल क्या हो रहा है, हर चीज़ की ब्रांचेस बन चुकी हैं, हर चीज़ के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है। और ऐसे आप कोचिंग के भी देखोगे, एक ही नाम की कोचिंग की अलग अलग लोकेशन पर ढेर सारी उसकी ब्रांचेस बन चुकी हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा नहीं होगा कि केवल एक जगह का कोई भी ब्रांच जाके रजिस्ट्रेशन करवा ले, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी ब्रांच होंगी कोचिंग की, हर एक ब्रांच को सेपरेटली अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सेपरेटली इन सभी नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। तो सेपरेटली रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ये भी यहाँ पर बोला गया। अब बात आती है एनरोलमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कल सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया पूरे के पूरे न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर में। अब बोला जा रहा है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज चलेंगी, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो बच्चा पढ़ेगा वो 16 साल से ऊपर का होना चाहिए। केवल उसी के एडमिशन को परमिट किया जाएगा, अदरवाइज 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए कोई भी कोचिंग नहीं चलनी चाहिए। यानी एटलीस्ट यहाँ पे वो अपना हाई स्कूल पास कर चुका हो तभी जाकर वो कोचिंग ले पाएगा, उससे पहले यहाँ पर कोचिंग ना लेगा। 16 साल से कम उम्र के लिए ये कोचिंग परमिट नहीं की गई है। तो ये चीज़, एक नई चीज़ ऐड यहाँ पर हो चुकी है। फिर है ट्यूटर क्वालिफिकेशन। अब कई सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो टीचर ग्रेजुएशन भी यहाँ पर उसका नहीं हो पाया है। तो यहीं पर बोला गया है ट्यूटर क्वालिफिकेशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग के अंदर में जो ट्यूटर होगा कम से कम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। ग्रेजुएशन से अगर कम में बैठा हुआ है वो, तो यहाँ पे आप उसको एज अ ट्यूटर नहीं रख सकते। फिर बात है फ़ी पेमेंट की। तो जो ट्यूशन की फ़ीस दोस्तों होती हैं अलग अलग कोर्सेज़ की, वो ऑब्वियस ही बात है अलग अलग होती हैं। तो यहीं पर इस गाइडलाइन में बोला गया है जो ट्यूशन फ़ी होनी चाहिए वो रीज़नेबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सके। ऐसा ना हो कुछ ही लोगों को बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहे। क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आई।
फिर बात आती है यहाँ पर विड्रॉवल की। अब क्या होता है ना, कई सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में आप ऐसे ही देखते होंगे, आप जाओगे पहले दिन पे आपको यहाँ पर ऐसा पढ़ा दिया जाएगा, मतलब आप जाके देखोगे ना तो क्या होता है ना, मैं तो मतलब पर्सनली वो सारी चीज़ें मतलब जी चुका हूँ मैं, वो सब यहाँ पे पास्ट है, निकल चुका है, मैं देख चुका हूँ। पता है क्या होता है, आप जब कोचिंग में जाओगे ना पहले पहले दिन, तो आपको यहाँ पर कुछ जाने माने टीचर्स मिल जाएंगे। अब वहाँ पे जब आप एडमिशन करवाने जाओगे तो थोड़ा बहुत तो समय देखो लगता है सबको कि यार कि थोड़ा बहुत देख लें, है ना, डेमो ले लें, ये ले लें। तो उसके बाद यहाँ पर अपना एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर कोचिंग को ज्वाइन करेंगे। तो पहले दिन पे यहाँ पे जहाँ पे आप एडमिशन लेने जाओगे, वो जो कह सकते हो काउंटर होता है एडमिशन वाला, वहीं पर वो क्या बोलेंगे, सर आज के लिए आपके पास में डिस्काउंट है। वैसे यहाँ पर ये जो फ़ी है वो 50,000 है, लेकिन अगर आप आज एडमिशन करवाओगे तो 35,000 में हो जाएगा। बस यहीं पर क्या होता है, आपने 35,000 दे दिए बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी चीज़ के। और उसमें भी अगर आपके पास में 35,000 नहीं है तो आप EMI ऑप्शन यहाँ पर आपके पास में अवेलेबल है, आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर सकते हैं। एडमिशन आपने बस खाली रजिस्टर करवाना है, आपसे फॉर्म साइन करवा लिया जाएगा, और फॉर्म जो साइन करवाया जाएगा हम उसको इतनी गहराई से पढ़ेंगे नहीं, और उसी में लिखा होगा कि जो भैया आपने पैसे दिए हैं वो हैं नॉन रिफंडेबल। आपको जो अमाउंट आपने पे किया है वो आपको कभी वापस नहीं होगा। अब चाहे आपने पैसे दे दिया तो आप आओ या मत आओ, ये बेसिकली काम चल रहा है सभी कोचिंग सेंटर में, ज़्यादातर में, मोस्टली में यहाँ पर यही चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब क्या है, अब सपोज़ यहाँ पर मान लो एक बच्चा है, उसने चलो एडमिशन ले लिया, अब वो गया क्लास अटेंड करने, पहले तो वो लालच में आ गया कि यार थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं ये वो, इस तरीके से यहाँ पर मतलब उस लालच में क्या आ गया, उसी का यहाँ पर माइंड घुमा दिया, तो उसने एडमिशन ले लिया। अब वो गया अंदर पढ़ने के लिए, उसको अच्छा नहीं लगा, भाई वो देख रहा है क्लास में 200 बच्चा बैठा है और मुझे यहाँ पर घर से 2 घंटे पहले निकलना पड़ रहा है अगर मुझे आगे बैठना है तो, नहीं तो फिर सबसे पीछे वाली सीट मिलेगी। अब सबसे पीछे वाली सीट में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बस खाली यहाँ पे आसपास स्क्रीन लगी पड़ी हैं, उसमें देखे इससे अच्छा घर पे बैठ के मोबाइल से ना पढ़ लेते। भाई सबसे पीछे बैठना पड़ रहा है और स्क्रीन लगी है पीछे, आप उसमें से ही देखकर पढ़ रहे हो, तो वो ऑफलाइन सेंटर क्या हो गया। तो ये दोस्तों यहाँ पर अब किसी को अगर पसंद नहीं आया, वो आएगा सेंटर में मांगने आएगा कि भैया देखो मुझे तो सही नहीं लगा और मेरे कुछ ये इश्यूज़ हैं, प्लीज़ आप मेरा जो अमाउंट है वो रिफ़ंड कर दो। लेकिन आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया है, वहीं पर फॉर्म साइन कर दिया है, वहाँ पे आपका जो फ़ी पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है, आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। अब चाहे आप आओ या मत आओ, ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर ना ये जो नियम आया है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार आया है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक बच्चे ने यहाँ पर अपना पूरा फ़ी पेमेंट कर दिया है और वो कोचिंग गया, उसको पसंद नहीं आया, उसने 1 महीना यहाँ पर बिता लिया, और कोचिंग सपोज़ यहाँ पर उसकी 1 साल की थी, 12 महीने की थी, उसने 1 महीना बिता लिया और अब उसे अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कोई भी इशू हो सकता है, तो उसका चाहता है कि सर प्लीज़ आप मेरा रिफंड जो फंड है वो रिफंड कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 महीने का जो भी यहाँ पर होगा वो काट लेगी कोचिंग सेंटर, बाकी 11 महीने का उसको रिफंड करेगी। यानी रिफंड वाला ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है कि अवेलेबल करवाना होगा कोचिंग सेंटर्स को। अगर कोई व्यक्ति मिड कोर्स के बीच में भी विड्रॉवल चाहता है तो जितना वो पढ़ चुका है उसके हिसाब से आप काट लो, जो बचेगा उसका यहाँ पे आप रिफंड कर दो, और 10 दिन के अंदर अंदर रिफंड करना होगा प्रोराटा बेसिस पर। और ये प्रोराटा वही है जैसे मैंने आपको बताया, जितना पढ़ लिया उतना काट लिया जाएगा, जो बाकी बचा उतना पैसा रिफंड हो जाएगा। देखते हैं अभी इम्प्लीमेंट किस तरीके से होता है। इंटरेस्टिंग लॉज हैं, इम्प्लीमेंट कैसे होंगे, लागू कैसे होंगे, वो यहाँ पर देखने वाली बात है। फिर यहीं पर एक और नियम, एक और गाइडलाइन है, वो है कंप्लेंट मैकेनिज्म। यहाँ पर आप देख पाओगे मेंशन किया गया एक मैकेनिज्म होना चाहिए। क्या होगा भाई, एक पर्टिकुलर बॉडी वगैरह हो जहाँ पे कह सकते हो कि कोई कोचिंग सेंटर के खिलाफ में स्टूडेंट खड़ा है, पेरेंट्स हैं, ट्यूटर्स हैं, या कुछ और हैं, एम्प्लॉयज़ हैं कुछ कोचिंग सेंटर के, क्योंकि ट्यूटर के अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी बहुत सारा होता है। तो अगर मान लो कोचिंग सेंटर के खिलाफ में कोई कंप्लेंट है तो वो सब कहाँ जाएंगे, तो उनके खिलाफ में कंप्लेंट अगर दर्ज करवानी है तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी में करवा सकते हैं। एडिशनली ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं ये यहाँ पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये भी यहाँ पर इनके अगेंस्ट में यहाँ पर कोई फाइल कंप्लेंट करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर एक प्रॉपर बॉडी हमारे पास में होनी चाहिए, ये इस नियम में बताया गया। फिर है अटेंडेंस की। अब ऐसा होता भी है, देखो कई बार क्या होता है, एक बच्चा है स्कूल जाने वाला है, या दूसरा उसका कोई प्रोग्राम है, या दूसरा कोई कोर्स कर रहा है, साथ ही साथ में कोचिंग ले रहा है वो। अब क्या हुआ, दोनों का टाइम क्लैश कर रहा है। तो जो यहाँ पर गाइडलाइन है वो ये बोलती है जो क्लास शेड्यूल्स हैं वो ऐसा ना हो कि आप रेगुलर जो स्कूल के घंटे चल रहे हैं उसके साथ में आप ओवरलैप कर दो, ताकि क्योंकि अगर ऐसा ओवरलैप होगा तो बच्चे स्कूल जाए या कोचिंग जाए, ये भी प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपने टाइम को ऐसा मैनेज करना होगा जिससे वो स्कूल भी अटेंड कर सके कंसिस्टेंटली और यहाँ पर बाकी कोचिंग भी आ सके। फिर बात है ऑफ टाइम की, तो स्टूडेंट ट्यूटर्स दोनों को यहाँ पर वीकली ऑफ्स मिलने चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए। प्लस अटेंशन टू ईच पीपल, क्योंकि आजकल अगर आप देख पाओगे दिल्ली में, आपने देखा होगा ही वैसे, आप कभी ऑफलाइन वहाँ पे देख ना जाने, कई सारे कोचिंग सेंटर ना डेमो क्लास यहाँ पर आपको देते हैं। वो डेमो तो आप ऐसे ही अटेंड कर सकते हो, कई बार आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे जब बैठोगे ना तो कहोगे यार, मतलब अगर आप बिल्कुल पीछे बैठ गए तो वाकई में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, आपने स्क्रीन पर देखकर ही लिखना होता है। तो एक टीचर 300 बच्चा 250 बच्चा एक क्लासरूम में, तो यहाँ पर कैसे काम चलेगा इससे? तो यहीं पर आर्टिकल में, सॉरी इस गाइडलाइन में एक और गाइडलाइन मेंशन कर रखी है, जो क्लास का साइज है उसको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, एक हेल्दी टीचर स्टूडेंट रेशियो बनाना होगा। ऐसा ना हो यहाँ पर भैया एक टीचर 200 बच्चा, ये रेशियो तो बहुत ही खराब है। उस रेशियो को मेंटेन करना होगा ताकि वो अच्छे से स्टूडेंट्स पे फोकस किया जा सके। फिर बात आती है मेंटल हेल्थ की। अब जो कोचिंग सेंटर्स है, इनको एक स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन हम ना पैदा करें। तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो सकता है, एक अलग से बॉडी बनाकर बैठा सकते हैं कोचिंग सेंटर, ताकि वो स्टूडेंट्स को उनके मेंटल हेल्थ में हेल्प कर सकें, उनके स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उनको सपोर्ट कर सकें। ये भी एक अच्छा आइडिया है लॉ का। फिर बात आती है स्पेस की। तो कोचिंग सेंटर में एक जो स्पेस है, एक बच्चे को ऐसा ना हो कि मतलब एक छोटा सा कमरा है, उसमें आपने इतने सब लोगों को बैठा दिया है, वो कंफर्टेबल तरीके से बैठ भी नहीं पाए, आपने फीस इतनी सारी ली है फिर भी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कोचिंग सेंटर को कम से कम यहाँ पर स्टूडेंट के हिसाब से 1 स्क्वायर मीटर की जो जगह है वो देनी होगी क्लास के अंदर। फिर है फायर कंप्लायंस, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई जो कोचिंग सेंटर है इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, फायर सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखना होगा, बिल्डिंग कोड्स, हर एक जो चीज़ सेफ्टी में काम आएगी उन सब चीज़ों को वहाँ पे रखना होगा। फिर सीसीटीवी कैमरा, कोचिंग सेंटर के अंदर में सीसीटीवी कैमराज होने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्स्ट एड किट हो गया, उसके अलावा मेडिकल असिस्टेंस का सपोर्ट वगैरह ये भी होना चाहिए। सवाल यह है कि गाइडलाइंस अच्छी हैं, लेकिन अगर मान लो कोई कोचिंग सेंटर इसको फॉलो नहीं करता है, तो अगर नहीं फॉलो करेगा तो स्टार्टिंग में पहली बार अगर देखा गया उसने नहीं फॉलो किया, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, उसके ऊपर 25,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी जाएगी। कहोगे 25,000 कोचिंग सेंटर यहाँ पर आराम से वसूल रहा है, उसको क्या दिक्कत है, वो तो एक बच्चे से 1.5-2 लाख रह रहा है, क्या दिक्कत है? तो होगा क्या, अगर यहाँ पर वो दोबारा, मतलब उसने ये पेनल्टी मार दी 25,000 रुपये की और दोबारा ये हरकत कर रहा है, तो दोबारा यहाँ पे अगर वो इस केस में आता है तो उस पर फिर 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगेगी। कहोगे वो 1 लाख रुपये भी चुका देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फिर भी यहाँ पर वो रिपीटेडली फिर से बार बार लॉस का उल्लंघन करेगा, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन मिला है ना उस कोचिंग सेंटर को, वही कैंसिल कर दिया जाएगा, वही रोक दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ पेनल्टी हैं फॉर द वायलेशंस ऑफ दीज गाइडलाइंस। आई होप आपको दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। काफ़ी न्यूज़ में था, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। नाउ अगला आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 5 पर प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में लिंक करेंगे। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से बोला है कि आप क्या प्लानिंग लेकर चल रहे हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी के नाम से जानते हैं इसको। ये क्या है, तो दोस्तों ये जो बर्ड आपको दिख रही है हाईलाइट हुई हुई, यही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एक ऐसी बर्ड है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। इसको सुरक्षा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इसकी पॉपुलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जैसा चीता खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, एशियाटिक चीता की बात कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी, 3 जज की बेंच। उसको लीड किया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उन्होंने बोला यहाँ पे भारत सरकार से कि भैया आपको कुछ प्लानिंग के साथ में आना होगा, भाई कैसे हम इन बर्ड्स को बचाएं एक्सटिंक्शन से, क्योंकि हम देख पा रहे हैं गुजरात राजस्थान में कई सारी बर्ड्स की जान जा रही है इलेक्ट्रिसिटी के जो हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनसे टकरा कर या उन पावर लाइंस के कांटेक्ट में आकर। तो गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे मामला होना चाहिए, गवर्नमेंट प्लीज़ इस पे जवाब दे। ये बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जिस वजह से एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केवल और केवल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने एग्जाम के लिए जीआईबी के बारे में जानना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है। क्वेश्चन अगर कोई बना तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर बनेगा, अदरवाइज दोस्तों कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ये गारंटी है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे बना है। यूपीएससी हाँ पूछ चुका है इसके बारे में, लेकिन तरीका पूछने का बहुत अलग है।
और उस तरीके पर आने से पहले थोड़ा बेसिक फैक्ट जानेंगे जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? तो दोस्तों ये बर्ड है, इसका साइंटिफिक नेम है आर्टियोडिस निग्रिसिप्स और ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है और इंडिया की मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में। अभी जो संख्या है इसकी वो कुछ गिनती में होगी, है ना, 10-12 कुछ ऐसे कह सकते हो, इस गिनती में संख्या इनकी प्रेजेंट है, वो भी खत्म हो जाएंगी तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। और हमारे एनवायरमेंट के लिए बर्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया में जो ये बर्ड है केवल और केवल कुछ स्टेट्स में ही पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर, उसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यही कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर कुछ नंबर में ये बर्ड्स हमको देखने को मिल जाती है। ये बर्ड लगातार खतरे में है पिछले कई सालों से, कोरोना से पहले से ही हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशंस करते हुए आ रहे हैं। और कैसे थ्रेट हैं इसको? वही जो हमारे पावर केबल्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन है, बिजली की लाइनें हैं, उनसे टकरा कर इनकी मृत्यु होना, जहाँ पर ये रह रहे हैं जंगलों में लगातार वहाँ पे डेवलपमेंट होना, पेड़ों की कटाई होना, ये सब मेजर रीजंस हैं इनके पॉपुलेशन के कम होने के पीछे का। अब आता है एक मेन पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? यहीं ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो IUCN के अंदर में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा जो साइट्स वाला जो एक रिपोर्ट होती है ना, जिसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, तो ये जो साइट्स है इसके अंदर में इसको, इस बर्ड को अपेंडिक्स 1 की लिस्ट में रखा गया है। यानी कि इस बर्ड का इंटरनेशनल जो व्यापार वगैरह है वो आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते, उस पर ढेर सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसी बर्ड को शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। हाई प्रोटेक्शन दी गई है, आप इसका शिकार भी नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान वगैरह में आप देखोगे तो काफ़ी हंटिंग होती है, बहुत शिकार किया जाता है इसका, और अभी भी होती है। लेकिन इंडिया में इसका शिकार पूरी तरह से इलीगल है, कोई करता है तो उसको यहाँ पर गहरी सज़ा होगी इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। समझ गए? अब देखो यूपीएससी ने सवाल किस तरीके से पूछे हुए हैं। 2019 का एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि भाई आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि जो एशियाटिक लायन है ये नेचुरली इंडिया में पाया जाता है केवल, ओनली। फिर इसी तरीके से जो डबल हम्प बैक कैमल है वो भी नेचुरली केवल भारत में पाया जाता है। और फिर 1 हॉर्न राइनोसोरस है, ये भी केवल नेचुरली इंडिया में पाया जाता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। 1 हॉर्न राइनो तो यहाँ पे ऊपर हमको नेपाल वगैरह में भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट तो वैसे भी रॉन्ग हो गया हमारा। सेकंड वाला भी रॉन्ग है। जो डबल हम्प्ड कैमल है दोस्तों ये केवल इंडिया में ही नहीं, कुछ और जगह पे भी, कुछ और कंट्रीज़ में भी हमको ये देखने को मिलता है। बाकी पहला वाला सही है कि जो एशियाटिक लायन है, हाँ ये बिल्कुल केवल और केवल भारत में ही नेचुरली पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर ऐसे ही दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। ये क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग, और इस क्वेश्चन से आप देख पाओगे कि भाई यूपीएससी बिल्कुल एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई आपको केवल सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, लॉजिकल चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए, आपको आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो भी डेवलप होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, प्लस आपको बीच बीच में रट्टू तोता भी बनना पड़ेगा, चीज़ों को यहाँ पर एग्जैक्ट तरीके से रटना भी पड़ेगा। ये देखो क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। यहाँ पर हर एक ऑप्शन में आप देख पाओगे 4 जानवरों के नाम दिए गए। पूछा गया बताओ इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें चारों ही जानवर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर में, एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर में कवर किए गए हैं। कहोगे सर ये तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में, क्वेश्चन 2012 का है तो हम उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय पर दोस्तों ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्डस, ये सभी के सब यहाँ पर इस प्रकार से एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर में कवर किए जाते थे। समझ के बाद में इसकी पॉपुलेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कम होती रही, देन इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में डाल दिया गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल में हमने न्यूज़ पढ़ा, अब न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका बैकग्राउंड डेटा है। और ये सारा का सारा डेटा जो है दोस्तों, अगर आप लिखने बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे, जो कि बनाते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको बहुत तकलीफ भी होती है, बहुत समय चले जाता है, बाकी पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि सारी एनर्जी यहीं पर वेस्ट हो जाती है। तो इसको लिखने उतारने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो PDF है, ये PDF इतना हैवी हो जाता है कि मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इसमें 100 से ज़्यादा स्लाइड्स हो जाती हैं, जैसे आज भी यहाँ पर 81 या 82 स्लाइड्स होंगी इसमें।
PDF हैवी हो जाता है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन दोस्तों, ये जो पूरा PDF, ये जो पूरा क्लास है, इसके ई नोट्स, यानी कि आप कह सकते हो कि जो डिजिटल नोट्स हैं प्रिंटेड फॉर्म में, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यानी एक ऐसा PDF दिया जाता है, ये सारा का सारा कंटेंट उसमें सिंपल वे में प्रेजेंट होता है, जिसका आप प्रिंट आउट तक निकलवा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के आराम से यहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं। उससे अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि ग्रुप में ना ये सारा का सारा करंट अफेयर का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। आपने स्टोरेज का इशू भूल जाना है कि भाई मैं मोबाइल में स्टोर करता रहूँगा, एक समय लिमिट आ जाएगी, क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि केवल 1 महीना 2 महीना 3 महीने का कंटेंट कवर करना है, आपने 1.5 साल 2 साल का कंटेंट कवर करना है। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो इस ग्रुप में सिक्योर है दोस्तों, डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का कंटेंट ओपन करो, पढ़ो, समझो, डिलीट कर दो उसे PDF को, डोंट वरी, आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शन है वहाँ पर डाउनलोड और डिलीट करने के। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या फिर जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और गारंटी है कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो आपको रिकवर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन बेनिफिट्स आपको उसके बावजूद भी मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। तो वहीं पर आपको पेमेंट का प्रोसेस मिल जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में डेमो वीडियो का ऑप्शन भी है। आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार चेक कर सकते हो, देख सकते हो मुझे इस ग्रुप में क्या एग्जैक्टली मिलेगा और कैसे मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ। देन अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर वो आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है तो हमारा 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल भी हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 5 पर प्रेजेंट है, जिसको GS पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। एक और रेलिवेंट आर्टिकल जहां से डायरेक्टली प्रश्न बनने के भी चांसेस हैं। हुआ क्या है, 19 बच्चों को ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा सोमवार वाले दिन। तो कहोगे ये कौन सा पुरस्कार है, ये भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, लेकिन ये पिछले साल के हैं। अभी जो न्यू यहाँ पर आप कह सकते हो 2024 के ये पुरस्कार हैं, वो यहाँ पे मंडे में दिए जाएंगे कुछ बच्चों को। और वो पुरस्कार कौन देंगे, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जैसे यहाँ पे उन्होंने लास्ट ईयर भी ये पुरस्कार दिए थे। तो इस बार भी मंडे में ये पुरस्कार 19 बच्चों को दिए जाएंगे। और वो 19 बच्चे वो हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल अचीवमेंट है, कुछ ऐसा हासिल किया है जो बाकी बच्चे हासिल नहीं कर पाए, बाकी बच्चों से काफ़ी आगे हैं। आगे डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी। नाउ अब बात यह है कि जो ये 19 बच्चे हैं इनमें से 9 तो हैं लड़के और 10 हैं लड़कियां, जिनको 6 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाएगा। वो 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। इन कैटेगरीज में जिन बच्चों ने एक एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स को हासिल किया है, बहुत सारे बच्चों से बिल्कुल आगे निकल चुके हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर ये अवार्ड्स दिए जाने वाले हैं। बात क्लियर हो गई। फिर जब इनको ये अवार्ड मिल जाएगा तो अगले दिन, क्योंकि मंडे में अवार्ड दिया जाएगा, तो अगले दिन मंगलवार को जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो इन सब अवार्डीज से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। हर साल यहाँ पे ये बातचीत करते हैं। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में यहाँ से कुछ पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में अगर कुछ पूछा गया तो दोस्तों आपने पता होना चाहिए इसी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में कि आखिरकार ये पुरस्कार है क्या। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब दोस्तों इस पुरस्कार के भी 2 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 जिसको हम बोलते हैं बाल शक्ति पुरस्कार, और कैटेगरी 2 वो है बाल कल्याण पुरस्कार। इसकी 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, यह है बाल शक्ति पुरस्कार। तो बाल शक्ति पुरस्कार, ये जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ये हमारी भारत सरकार देती है हर साल कुछ बच्चों को, जिन बच्चों ने इनोवेशन, उसके बाद कह सकते हो स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, सोशल सर्विस, कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स, ब्रेवरी में कुछ एक्सेप्शनल काम किया है, उनको दोस्तों ये बाल शक्ति पुरस्कार नाम का जो अवार्ड है वो दिया जाता है। सवाल यह है इनमें से कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो एलिजिबिलिटी की जब बात होती है तो ऐसा बच्चा जो कि एक भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत में रह रहा होना चाहिए, और उसकी उम्र 5 से लेकर 18 के बीच में होनी चाहिए, वो यहाँ पर इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होता है। अब इस अवार्ड में दिया क्या जाता है, तो पहली चीज़ तो एक मेडल मिलता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस बच्चे के गले में एक मेडल है, प्लस 1 लाख रुपए का प्राइज होता है, बुक वाउचर, प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे 1 लाख रुपए का प्राइज होता है, बाकी बुक वाउचर होता है 10,000 रुपए का, और एक सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा जो कि अभी यहाँ पर हाथ में आपको दिख रहा होगा। समझ गए। अब सवाल यह है ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। देखो ये पुरस्कार की जो शुरुआत है बहुत पहले हो चुकी थी, लाया गया था ये 1996 में।
लेकिन उस समय पर इसका नाम कह सकते हो कि कुछ और था। इसका नाम था नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। 2018 में इसका नाम बदलकर बाल शक्ति पुरस्कार कर दिया गया। तो ये हमने अभी इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में केवल बाल शक्ति पुरस्कार यानी एक कैटेगरी को कवर किया है। जरा सेकंड कैटेगरी भी जान लेते हैं हाथों हाथ एग्जाम के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बाल कल्याण पुरस्कार के बारे में। तो बाल कल्याण पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों? ये पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है एक इंडिविजुअल को या एक पूरी संस्थान को, इंस्टीट्यूशन को। ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने बहुत सारे योगदान दिए बच्चों के प्रति, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए। अगर इस फील्ड में यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन ने या इंडिविजुअल ने काम किया है तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों बाल कल्याण पुरस्कार है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? पहली बात, जब कोई इंडिविजुअल यहाँ पर ऐसा काम कर रहा होगा, बच्चों की मदद कर रहा होगा, तो वो इंडिविजुअल पहली चीज़ तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत में रह रहा हो, प्लस उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कम से कम 7 साल से काम कर रहा होगा, तब जाके यहाँ पर उसको अवार्ड मिलेगा। तो ये इंडिविजुअल के लिए। बाकी जैसे मैंने बोला, इस अवार्ड को इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर जीत सकते हैं। तो जो संस्थाएं हमारी, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? तो जो इंस्टीट्यूशन है, पहली बात तो वो इंस्टीट्यूशन हो जिसको सरकार के माध्यम से कोई फंड ना मिल रहा हो। दूसरी चीज़, वो चाइल्ड वेलफेयर की कैटेगरी यानी बच्चों के कल्याण के लिए पिछले 10 साल से लगातार काम कर रही हो, तो इसको भी यहाँ पर अवार्ड मिल सकता है। और जब ये अवार्ड दिया जाता है तो इंडिविजुअल जो है उसको कम से कम इस अवार्ड में 1 लाख रुपए मिलते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन उसे लगभग 5 लाख रुपए का ये कैश प्राइज मिलता है। और अगर हम इतिहास देखें दोस्तों, तो ये जो बाल कल्याण पुरस्कार है, इसका नाम मतलब इसको 1979 में लाया गया था, और उस समय पर इसका नाम नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड था। और इसका नाम भी दोस्तों 2018 में बदल दिया गया, इसका नाम बाल कल्याण पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, जैसे 2018 में हमने इस वाला बाल जो शक्ति पुरस्कार है इसका नाम बदला था। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन के लिए इतनी गहराई में आपने पढ़ना होगा। आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्पेस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। जापान ने पिछले साल एक मिशन चांद के ऊपर में भेजा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जापान की स्पेस एजेंसी का कहना है कि जो हमारा सैटरडे है, ठीक है, अभी मतलब कह सकते हो ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये चांद पर उतर चुका है, लेकिन अभी भी हम इसका स्टेटस चेक कर रहे हैं। यानी जापान इसका स्टेटस चेक कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि अभी जस्ट मतलब कल रात की बात है, 12:20 के आसपास यहाँ पर चांद पर लैंड किया होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है टोक्यो के हिसाब से। तो इनका ये जो मिशन है वो सक्सेसफुली लैंड कर गया, लेकिन अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है। इसको लेकर पूरा एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगा, तभी हमको पता चलेगा ये लैंडिंग सक्सेसफुल हो पाई है या नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक ये मेंशन नहीं किया गया है लैंडिंग सक्सेसफुल है, तो अभी हम कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते। तो इसके बारे में थोड़ी देर में जानकारी आ जाएगी, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो अभी के लिए जापान के इस मिशन के बारे में आपने जानना होगा। इस मिशन का नाम है स्लिम मिशन, स्लिम। और इस स्लिम की फुल फॉर्म है क्या एग्जैक्टली? इस स्लिम की फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो ये मिशन क्या कर रहा है, चंद्रमा को और ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो आओ कुछ बेसिक डिटेल जानते हैं स्लिम मिशन के बारे में। तो स्लिम जो है जापान का पहला लूनार यानी कि चंद्रमा पर जाने वाला सरफेस मिशन है, चांद पे उतरने वाला पहला मिशन जापान का। और अगर जापान इसमें सक्सेसफुल हो चुका होगा तो जापान लगभग कह सकते हो कि ये 5वां देश बनेगा पूरे दुनिया में जो कि चांद पर उतर चुका है। अभी तक कौन कौन से हैं? अमेरिका है, सोवियत यूनियन है, चाइना है, इंडिया है। तो इन चारों के बाद में अगर जापान इसमें सक्सेसफुल हो चुका है तो ये 5वां देश की कैटेगरी में आएगा। समझ गए? तो जो स्लिम मिशन जापान ने भेजा था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि चांद पर पहले तो सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, बहुत हल्के से स्मूथ लैंडिंग करवाना। और इस वजह से यहाँ पर इसको हम लोग मून स्नाइपर के नाम से भी जान रहे हैं। तो ध्यान रखना, मून स्नाइपर या स्लिम मिशन दोनों एक ही है। अब बात आती है यहाँ पर इस स्लिम मिशन को लॉन्च करने की। तो इसको किसने बनाया है? इसको जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, वैसे ही जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है। उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर मिशन को तैयार किया और 7 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था एक्सरे इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोप मिशन के साथ में। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का
जो यहाँ पर मिशन भेजा गया है जापान के थ्रू, उसका जो वजन है वो बहुत कम था, केवल और केवल 590 किलोग्राम। जबकि जो हमारा चंद्रयान 3 था उसका वजन 3900 केजी था। तो हमारे चंद्रयान के कंपैरिजन में केवल 1/7 यहाँ पर वेट आपको देखने को मिल जाता है जापान के इस स्लिम मिशन का। बात क्लियर हो गई। इसके फीचर्स की बात करेंगे तो जैसे हमने बोला लूनार यानी कि जो हमारा चंद्रमा है उसकी और ज़्यादा यहाँ पर ये स्टडी करेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि भाई सबसे पहले जापान को एक स्मूथ लैंडिंग करवाना चंद्रमा के ऊपर में, और इसे चंद्रयान 4 में एक सपोर्ट मिल सकेगा। जो जाक्सा है वो इसरो के साथ मिलकर कुछ एफर्ट्स लगाकर चांद को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने ये फोटो देखा होगा, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी वायरल है। अगर ये फोटो ना देखा होगा तो ये वाला तो ज़रूर देखा होगा। ये वीडियो बेसिकली वायरल है। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी के साथ साथ जो एसपीजी हैं, ठीक है, पीएम की प्रोटेक्शन के लिए जो यहाँ पर एसपीजी फोर्स होती है, वो सब भी यहाँ पर एक टेम्पल में गए हैं। एक टेम्पल में विजिट हुई है इनकी, जिस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला न्यूज़ में है। तो पीएम मोदी ने अभी जो मंदिर को विजिट किया है वो केरला में है, और उस मंदिर का नाम है गुरुवायूर टेम्पल। ठीक है, तो कृष्ण जी को डेडिकेट किया गया है ये गुरुवायूर टेम्पल। तो अभी ये गुरुवायूर टेम्पल लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, इस वजह से आपने पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी पीएम मोदी मतलब आप कह सकते हो 2 दिन के विजिट पर गए हुए हैं। तो गुरुवायूर जो श्री कृष्णा स्वामी टेम्पल है, पूरा नाम इसका ये है। ये टेम्पल को हम लोग क्या को बोलते हैं, साउथ का द्वारका, द्वारका ऑफ द साउथ के नाम से भी जाना जाता है। ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड विष्णु जी को, लॉर्ड कृष्ण जी को। ये टेम्पल केरला में कहाँ पर है, तो केरला के अंदर जो थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट है एग्जैक्टली वहाँ पर एक छोटा सा टाउन है गुरुवायूर, वहीं पर यह टेम्पल लोकेटेड है, जिस वजह से गुरुवायूर श्री कृष्णा स्वामी टेम्पल यहाँ पे नाम रख दिया गया। इस टेम्पल के जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों, इसका इतिहास जब देखते हैं तो कई सारे जो लेजेंड्स हैं प्लस और भी कई सारी चीज़ें हैं वो हमको ये बताती हैं कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो लगभग 5000 साल पुराना है। यानी कि जो टेम्पल है ये खुद 5000 साल पुराना हमको देखने को मिल जाता है। अब इस टेम्पल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो लॉर्ड कृष्णा हैं, जिनको यहाँ पे बोला जाता है गुरुवायूरपम, तो दोस्तों ये एक चीफ डीटी हैं, यानी कि इस मंदिर के मेन देवता। और जो ये मंदिर है इसको कैसे बनाया गया है, ये केरला के आर्किटेक्चरल स्टाइल में पूरी तरह से तैयार किया गया है। मैं आपको मंदिर का सीन दिखा दूं तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा मंदिर आपको नजर आता है। तो केरला का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वही यहाँ पर ये यूज़ किया गया। इसका जो सेंट्रल श्राइन है, बीच का जो हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा, वो यहाँ पर 1638 सीई के आसपास बनाया गया था। इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे टेम्पल का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे एक है नालम्बलम। नालम्बलम क्या है, ये टेम्पल का स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर सैंक्टम सैंक्टोरम के आसपास है। कहने का मतलब यह है कि सैंक्टम सैंक्टोरम क्या होता है दोस्तों, मंदिर का गर्भगृह जिसको हम बोलते हैं। यानी मान लो यहाँ पे ये हमारा टेम्पल है, तो टेम्पल में जो मेन सामने हमारे देवी देवता बैठे होते हैं, जिनको डेडिकेट किया जाता है पूरा टेम्पल, ठीक है, जिस जगह पे वो बैठे होते हैं ना मेन, तो उसी को हम लोग गर्भगृह या सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है नलम्बलम। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टोन है जिसको नाम दिया गया है बलिकल। फिर यहीं पर आपको दीपास्तंभम देखने को मिलेगा, यानी कि लाइट से कुछ पिलर नजर आएंगे। ये सब टेम्पल के इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में अंदर ही बना हुआ है। और जो मंदिर का मेन, जैसे मैंने बोला जहाँ पे मेन देवता बैठे हैं, सैंक्टम सैंक्टोरम, उसकी जो दीवारें हैं दोस्तों, वहाँ पर 17वीं सेंचुरी की जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं। दूसरी फेमस चीज़ यहाँ पर क्या है, वो है ध्वजस्तंभम। ठीक है, यानी कि एक बहुत ऊंचाई सा एक पोल लगा हुआ है, वहाँ पे जो झंडा है वो भी लहरा रहा है। ठीक है, और वो जो पोल है दोस्तों वो 70 फीट टॉल है और पूरी तरह से गोल्ड से कवर हुआ है। और यहाँ पर ना इस टेम्पल में एक मोस्ट पॉपुलर ऑफरिंग की जाती है, यानी कि जैसे यहाँ पर कोई भक्त है, कोई श्रद्धालु यहाँ पर गया है मंदिर के अंदर में, तो वो क्या करता है अपने वजन के हिसाब से, आप देख पाओगे यहाँ पर पीएम मोदी गए हैं और एक बहुत बड़ा सा तराजू है। ठीक है, और इस पर एक जगह पर ये बैठे हैं और दूसरी जगह पर लोग क्या करते हैं, कई बार चीनी, गुड़, बनाना, कोकोनट, इन सबको यहाँ पर अपने वजन के हिसाब से तोलते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी जो हैं ये लोटस के फ्लावर्स के साथ में यहाँ पर अपना वेट को मेजर कर रहे हैं, इसको बराबर करेंगे। तो लोटस के फ्लावर्स यहाँ पर आप देख पाओगे क्या होगा, इनके वेट के बराबर ये सारे के सारे लोटस के फ्लावर होंगे, और जब यहाँ पर पूरा वेट बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर इतने का
ये जो अपना वजन है उसके हिसाब से दोस्तों ये चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। समझ गए? तो टेम्पल का यहाँ पर आपको ये एक और चीज़ समझ में आई। अब जो ये टेम्पल है यहाँ पर एक और चीज़ है बढ़िया शानदार, वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे मेल एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन आपको नजर आएगी। क्यों? क्योंकि यहीं पर पुनथ और कोटा एलिफेंट सेंचुरी भी है, जहाँ पर लगभग 56 ऐसे हाथी हैं जो कि इस मंदिर के जस्ट आसपास इसके करीब में ही रहते हैं। तो ये बेसिक डिटेल से ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल। अगला आर्टिकल और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। और दोस्तों ट्राइब्स को लेकर इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2009 का पेपर उठा लो, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ट्राइब्स को लेकर। फिर उसके बाद कई सारे और क्वेश्चन, इरुलर, रेड्डी ट्राइब्स, इन सब को लेकर भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, डाउन टू अर्थ के अंदर भी एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि जो ट्राइबल्स हैं, स्पेशली कौन से वाले, सोलिगाज और येरावास ट्राइबल, ये जो ट्राइब्स हैं ये आखिरकार क्या खाती हैं, ये इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले तो इन ट्राइब्स के बारे में जानेंगे बेसिक चीजें। तो जो सोलिगाज और येरावास है दोस्तों, ये कुछ इंडिजीनियस ग्रुप हैं, कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि कावेरी बेसिन वाले रीजन में रहती हैं। कावेरी बेसिन वाला रीजन बेसिकली ये है, ये आप देख पाओगे, यही है कावेरी नदी, इसका जो बेसिन यहाँ पे आसपास का रीजन है, यहीं पर आपको ये ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेंगी। और इनमें से अब ये सोलिगाज और येरावास दोनों अलग अलग कम्युनिटी हैं। पहले हम बात करेंगे सोलिगाज के बारे में। तो जो सोलिगाज वाली ट्राइबल कम्युनिटी है, ये बोला जाता है अपने आप में एक बहुत ही पुरानी, हमारे देश की खुद की इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी है। और ओरिजिनली यहाँ पर ये कर्नाटका में ही रहते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे कर्नाटका का जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे चामराजनगर है, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे ही रहते हैं। प्लस ये जो सोलिगार ट्राइबल पीपल आपको देखने को मिलेंगे, इनका जो डाइट होता है, मेन जो इनका खान पीन है, उसमें हनी यानी जो शहद है, उस शहद का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और यहाँ पे बोला जाता है ये पहले ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो कि एक टाइगर रिजर्व में, ठीक है, जो टाइगर रिजर्व है उसके मेन कोर एरिया में रह रहे हैं। स्पेशली भारत में टाइगर रिजर्व वाला जो रीजन है बिल्कुल मेन, वहीं पर ये लोग भी रह रहे हैं। तो ठीक है, अभी इनको यहाँ पर जो हमारा कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से इनके जो राइट्स हैं, इनके जो हक हैं, उन वो भी दिए जा रहे हैं। तो टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में कोई ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जो रहती है इंडिया में, तो वो है सोलिगा। ध्यान रखना, ये पहली ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है, इस वजह से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस ये लोग डाइट में अपना एक पत्ता यूज करते हैं, सिल्वर कॉक्सकॉम का। ये भी काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद एक हरा पत्ता होता है, हरी ग्रीन वेजिटेबल होती है। स्पेशली इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो इसका कंजम्पशन भी ये लोग करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक ना मधुमक्खी पाई गई थी, वॉस्प, तो उसका नाम यहाँ पे रखा गया है इन ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर। नाम है उसका सोलिगा एकैरिनाटा। ठीक है, ध्यान रखना, एक नई जीनस है, एक नई स्पीशी है वॉस्प की, तो इस कम्युनिटी के बेसिस पर उसका नाम रखा गया है। तो सोलिगा के बारे में जो भी इनफ इन्फॉर्मेशन है वो तो हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं थोड़ा सा येरावास के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो दूसरी तरफ येरावास की जब बात करेंगे तो देखो सोलिगास कहाँ पे रहते हैं, कर्नाटका में, लेकिन येरावास की जब बात करेंगे तो स्पेशली यहाँ पर केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वो सेटल हुए हैं। ठीक है, भाषा की बात करेंगे तो अपनी खुद की भाषा है रावालू भाषा, वो यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। मशरूम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डाइट का हिस्सा है इनका। मानसून के समय पर मशरूम का कंजम्पशन ये लोग करते ही करते हैं। कुछ लंबे समय से यहाँ पर इश्यूज ये देखने को मिलेंगे कि जो सोलिगाज और येरावास जो भी फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर इनका खान पान है या फिर जो भी इनका मेन डाइट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस की वजह से खराब हो रहा है। हमारी लैंड को यूज़ करने की पॉलिसीज़ बदल चुकी हैं, शिफ्टिंग पॉलिसीज़ आ चुकी हैं, तो उस बेसिस पर यहाँ पर इनका जो फूड का इशू है वो भी यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है, वो आर्टिकल में समझाया गया। तो ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखोगे। चलिए आते हैं उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। यहाँ पर बात की जा रही है हमारे यूएसओएफ के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसओएफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। हुआ क्या, न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, टेलीकॉम कंपनी की बात कर रहे हैं, एयरटेल, वोडाफोन, इन सब कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर में थोड़ा जोर दिया है कि वो क्या करें, अभी के लिए जो ये यूएसओएफ फंड बनाया गया है इसको सस्पेंड कर दें। जब तक हमारे पास में जो ऑलरेडी एक फंड बना हुआ है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक के लिए इसको सस्पेंड कर दो, ये मांग की गई है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है।
तो कहोगे यूएसओएफ ये जो फंड बनाया गया है ये थोड़ा नया है क्या? हाँ बिल्कुल नया है। क्यों? तो आप देख पाओगे दिसंबर दोस्तों यूएसओएफ जो है ना, इसको एक ना पार्लियामेंट ऑफ एक्ट के माध्यम से सेटअप किया गया था, जो हमारा एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का। तो इस वाले कानून को, इस वाले एक्ट को अमेंड करके, इसमें बदलाव करके, चेंजेस करके यूएसओएफ नाम का जो दोस्तों ये पर्टिकुलर फंड है वो बनाया गया। और इस फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, जो स्पेशली रूरल एरियाज हैं हमारे, ठीक है, गांव वाले काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे जहां पर अभी भी नेटवर्क की प्रॉपर सुविधा नहीं है, ठीक है। और इस चक्कर में शहर और गांव में जो डिजिटल डिवाइड है वो बढ़ जाता है, यानी कि शहर में आपको प्रॉपर नेटवर्क की सुविधा नजर आएगी, सभी के पास मोबाइल फ़ोन नजर आएंगे, लेकिन गांव में नेटवर्क की सुविधा नहीं है। अब मोबाइल फ़ोन भी नहीं है लोगों के पास में उस वजह से। तो यहाँ पर एक डिजिटल डिवाइड है बहुत बड़ा। इस डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने के लिए, ये जो गैप है लोगों में, इसको पूरी तरह से भरने के लिए ये जो पर्टिकुलर फंड है वो बनाया गया था। क्योंकि ये क्या करेगा, ये गांव में अफोर्डेबल वे में, सस्ते दाम में यहाँ पर इस प्रकार की सारी सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने का काम करता है ये वाला फंड। बात क्लियर हो गई दोस्तों? इतना आपको समझ में आया? अब देखो इसके फंडिंग मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये जो यूएसओएफ, ये जो फंड बनाया गया, इसमें कहाँ से पैसा आ रहा है जो हम जगह जगह खर्चेंगे? तो इसमें जो पैसा आ रहा है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के टैक्स के माध्यम से आ रहा है। जो टेलीकॉम कंपनीज है जो आपको सर्विस दे रही है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इन सब की बात कर रहे हैं, तो इनसे ही दोस्तों ये रेवेन्यू, ये टैक्स इकट्ठा किया जाता है, इस पर्टिकुलर बॉडी में आता है, ठीक है। तो सरकार यहाँ पे पूरा का पूरा एक रेवेन्यू कलेक्ट करती है, और वही यहाँ पर जो लेवाई, जो ये टैक्सेस कलेक्ट करे गए हैं, उनको डिपॉजिट कर दिया जाता है यूएसओएफ में। फिर यहीं से पैसा खर्चा जाता है आगे फर्दर रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए। अब बात आती है इस फंड का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है। तो ये जो पूरा फंड है दोस्तों, इसको हेड किया जाता है एक एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी केंद्र सरकार ही अपॉइंट करती है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर एक और देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर पूरा फंड है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अटैच्ड एक इंपॉर्टेंट ऑफिस आपको ये नजर आएगा। और जब भी हम बात करते हैं यूएसओएफ यानी इस नए वाले फंड की, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की, तो ध्यान रखना ये एक नई बॉडी है। इससे पहले भी हमारे पास में एक और फंड हुआ करता था, जिसको अभी बोला जा रहा है भैया पहले वो खत्म हो दो, उसके बाद यहाँ पर इसको आगे चलाना। तो पुराना वाला फंड कौन सा है? वो है टीटीडीएफ, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो यूएसओएफ जो है ऑफिशियली लॉन्च हुआ, ठीक है, और ये आप कह सकते हो ऑफिशियली इस यूएसओएफ ने ऑफिशियली यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया 1 अक्टूबर 2022 में। तो ये ना एक स्कीम है, पर्टिकुलर स्कीम, और इस स्कीम का भी मेन मकसद क्या है, जो हमारे स्कूल्स हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट करना, प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाना। इस स्कीम के तहत यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमारे देश के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको यहाँ पर पूरा करना। तो ये यहाँ पर इसका एक मेन मकसद हमको देखने को मिल जाता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में बात की जा रही है। खबर यह आ रही है कि ओडिशा का जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, यहाँ पर जल्दी एक रेलवे लाइन गुजरेगी, रेलवे लिंक यहाँ पर एक जुड़ाव देखने को मिलेगा। तो ये तो एक रीज़न हुआ भितरकनिका नेशनल पार्क को पढ़ने का। एक और रीज़न यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ समय पर भितरकनिका नेशनल पार्क में जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है, जो ये मगरमच्छ आप देख पा रहे हो, इसको खारा पानी यानी नमकीन पानी में रहना पसंद है। तो एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की जो पॉपुलेशन है वो भी भितरकनिका में रिसेंटली बढ़ी है, जिस वजह से भी यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों जो चर्चाएं हैं वो क्या हैं वो आपको पता चला। अब बात करते हैं पहले लोकेशन की। तो ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? ये ओडिशा राज्य में आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ओडिशा कहाँ पर है? तो यह है इंडिया का मैप, ये आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर ओडिशा, ठीक है। आसपास कई सारे स्टेट्स हैं ओडिशा के, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और इधर पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों जो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है ना, ठीक है, इसकी कुछ खास बातें हैं। खास बातें क्या हैं? ये बेसिकली नेशनल पार्क एक ऐसी एरिया में सिचुएटेड है जहाँ पर कई सारी नदियाँ मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं। ब्राह्मणी नदी, बैतारनी नदी, धामा नदी, तो कई सारी नदियाँ आती हैं, एक डेल्टा बनाती हैं। उस जगह पर दोस्तों ये पर्टिकुलर भितरकनिका नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में बहुत सारे मड, कीचड़ देखने को मिलेगा, बैक वाटर्स देखने को मिलेंगे, स्टोरीज देखने को मिलेंगे। प्लस भितरकनिका नेशनल पार्क को रामसर साइट में भी कवर किया गया था 2002 में।
यहाँ पे कई सारे प्रकार के एनिमल्स और कई सारे प्रकार की जो प्लांट्स की स्पीशीज़ है वो भी हमको देखने को मिल जाती हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, जैसे मैंने बोला कि जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है इनकी संख्या बड़ी है भितरकनिका नेशनल पार्क में, तो थोड़ा सा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, नाम से पता चल रहा है खारे पानी नमकीन पानी में रहना इसको पसंद है। जितने भी क्रोकोडाइल होते हैं उसमें से सबसे बड़े साइज का क्रोकोडाइल देखने को मिलता है, और हमारे दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल भी यहाँ पर यही है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इसमें जो फीमेल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होती है वो मेल वाले से थोड़ी सी छोटी होती है। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे कम्युनिकेशन की, तो जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं वो कई सारी साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, कई सारी साउंड्स, बार्किंग वाली, हिस वाली, ग्रोलिंग और चिप्स करके यहाँ पर कुछ साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, सभी जगह पर यहाँ पर ये आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा। इंडिया में स्पेशली बात करेंगे तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वहाँ पर आपको ये नजर आएंगे, और ये स्पेशली खाते क्या हैं, तो ये जो क्रोकोडाइल्स हैं दोस्तों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, छोटी छोटी मछलियाँ हो गई, उनको खाने का काम करते हैं। और जो बड़े साइज के क्रोकोडाइल होते हैं वो क्रैब्स, टर्टल, सांप, बर्ड्स, बफलो, वाइल्ड बोर, मंकीज, इनको खाने का यहाँ पर काम करते हैं। और इन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल में एक खास बात होती है, क्या होता है, पहले तो है ना ये पानी के नीचे छुपे रहेंगे, बस खाली आँख ऊपर दिख रही होगी और हल्की सी नाक बाहर होगी, फिर एकदम से झपट्टा मारेंगे अपने शिकार के ऊपर, और शिकार को इस तरीके से वो अपने जबड़े से झपट्टा मारता है कि एक झपट्टे में ही यहाँ पर वो जो शिकार है वो घायल हो जाता है। फिर क्रोकोडाइल जो है उस शिकार को खींचकर पानी के नीचे रह जाएगा, और जहाँ पर उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस पर्टिकुलर एनिमल को कंज्यूम कर पाना। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, तो उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, एग्जामिनेशन के लिए ये ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाई चुका हूँ। IUCN के रेड लिस्ट में दोस्तों इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी अच्छी खासी पॉपुलेशन आज के समय पर अवेलेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, और साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 और 2 दोनों में कवर किया गया है। अब यहीं पर कुछ बेसिक चीज़ और सुन लो, जो भितरकनिका है ये दूसरा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया में। ठीक है, यहाँ पर मैंग्रोव वाले पेड़ आपको देखने को मिलेंगे जो पानी में उगते हैं, स्पेशली खारे पानी में, नमकीन पानी में। नमकीन पानी में कभी प्लांट उगता नहीं है, लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर वही है जहाँ पर ये मैंग्रोव्स उगते हैं, मैंग्रोव ट्रीज जो हैं खारे पानी में उगते हैं। तो भितरकनिका दूसरा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया में, ध्यान रखना, सुंदरबन के बाद में। पहला तो सुंदरबन में है वेस्ट बंगाल के अंदर में, दूसरा है ये भितरकनिका, और एक तीसरा भी हमारे पास में, वो अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये नाम ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल हमारा प्रेजेंट था, और अभी भी एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर के बारे में हम बात करेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ, ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक जो पूरा का पूरा जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर है उसकी कुछ यहाँ पर चीज़ें शेयर की हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आया हुआ है। तो जगन्नाथ टेम्पल को लेकर क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, कई बार कई सारे मंदिर को लेकर ऑलरेडी UPSC सवाल पूछ चुका है। तो जब बात करते हैं जगन्नाथ टेम्पल की, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ओडिशा के अंदर पुरी में। ओडिशा का लोकेशन अभी थोड़ी देर में हमने देखा था, थोड़ी देर पहले। और बोला जाता है कि दोस्तों दुनिया में जब भी बात कर रही आती है हिंदू मंदिरों की, तो उसमें यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर जगन्नाथ टेम्पल भी है। जगन्नाथ टेम्पल जो कि लॉर्ड जगन्नाथ जी को डेडिकेट किया गया है, ठीक है, जो कि खुद यहाँ पर हमारे लॉर्ड विष्णु जी के यहाँ पर एक अवतार आप कह सकते हो। और माना जाता है यहाँ पर इस मंदिर को बनाया गया था जो किंग अंतरवर्मन चडुगंगा देव हैं उनके शासन के समय पर। और ये जो किंग थे ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे, यानी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के समय पर स्पेशली 12th सेंचुरी में इस पूरे मंदिर को तैयार किया गया था, जगन्नाथ टेम्पल को। जगन्नाथ टेम्पल का आर्किटेक्चर देखोगे तो कलिंगा स्टाइल में बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये टेम्पल कौन से स्टाइल में बना है, नागराज स्टाइल आर्किटेक्चर या कलिंगा आर्किटेक्चर, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना कलिंगा आर्किटेक्चर में दोस्तों उसको डेवलप किया गया है। इस टेम्पल का जो मेन स्ट्रक्चर है और इसका जो सैंक्टम सैंक्टोरम है जिसको गर्भगृह बोलते हैं, वहां पर आपको 3 मूर्तियां देखने को मिलेंगी, 3 आइडल्स देखने को मिलेंगे। और वो 3 मूर्तियां किन किन की हैं, लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्रा एंड सुभद्रा। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों के आइडल आपको देखने को मिल पाएंगे। ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ हो गए, उनके भाई, उनकी बहन। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये 3 आइडल्स नजर आते हैं। और यहीं पर आपको पता होना चाहिए रथ यात्रा भी होती है। रथ यात्रा एक बहुत ही बड़ा हिंदू फेस्टिवल है जो कि रिसेंटली हुआ भी था, जो कि लॉर्ड जगन्नाथ से पूरी तरह से एसोसिएटेड होता है। एक मोस्ट फेमस रथ यात्रा फेस्टिवल यहाँ पर हमको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कुछ बेसिक चीज़ें थी ये।
तो फिर चलिए आते हैं आपके प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर। देखते हैं आपने कितने कंसंट्रेशन से सभी चीज़ों को सुना है। अगर अच्छे कंसंट्रेशन से सारी चीज़ों को सुना है तो आपका जो टेस्ट है आप उसको बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। करना क्या है, अभी पहले मैं स्टार्टिंग में आपको सारे क्वेश्चंस दूंगा, अच्छे से सुन समझ के यहाँ पर उसके आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लगातार देते हुए चलना। फिर लास्ट में एक साथ सभी के आंसर मैं आपको दूंगा, उसको रीमैच करना, चेक करना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भितरकनिका नेशनल पार्क को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि भितरकनिका नेशनल पार्क जो है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है सुंदरबंस के बाद, यानी सुंदरबन पहला मैंग्रोव इकोसिस्टम है सबसे बड़ा, फिर उसके बाद भितरकनिका सेकंड है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये भितरकनिका नेशनल पार्क है ये एक डेल्टा पर सिचुएटेड है, एक ऐसा डेल्टा जो कि 2 नदियों से मिलकर बनता है, गोदावरी और कृष्णा नदी आकर एक डेल्टा बनाती हैं, उस डेल्टा पर यहाँ पर ये सिचुएटेड है। क्या ऐसा कुछ है? आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर मारो, क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, लॉजिक लगाकर इसको सॉल्व करना। बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगला एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न, क्वेश्चन ये है कि जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन नंबर ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को प्रमोट करना, या फिर बी जो अर्बन डिजिटल डिवाइड है उसको यहाँ पर पूरा करना, या फिर सी जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज में इसको इम्प्रूव करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर क्लीन वाटर और सैनिटेशन है इसका एक्सेस यहाँ पर बढ़ाना। तो बताओ इन चारों में से इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सरल सा यहाँ पर ऑप्शन आपको नजर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है गुरुवायूर श्री कृष्णा स्वामी टेम्पल के बारे में। तो ये जो मंदिर है वो हाल ही में न्यूज़ में था। इस मंदिर को हम लोग द्वारका ऑफ द साउथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, या फिर बी तमिलनाडु, या फिर सी केरला, या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो बताओ यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगेन एक और बहुत ही सरल प्रश्न। तो मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, आप हाथों हाथ यहाँ पर टेस्ट कर पा रहे हो कि यार चीज़ें कैसी हैं, समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अब अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। फिर यहीं पर एक और क्वेश्चन है, वो है सोलिगा कम्युनिटी को लेकर। तो सोलिगा कम्युनिटी को लेकर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स है, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो कम्युनिटी है ये कावेरी बेसिन वाले रीजन में रहती है। दूसरा, ये पहली ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि हमारे भारत के टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रहती है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, D दोनों के दोनों गलत हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जगन्नाथ टेम्पल को लेकर पूछा गया है। तो जगन्नाथ टेम्पल के रेफरेंस में आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है। पहला, ये जो जगन्नाथ टेम्पल है दोस्तों इसको बनाया गया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के शासन के समय पर। सेकंड बात करता है कि ये जो टेम्पल है ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि एक फेमस जो एनुअल रथ यात्रा फेस्टिवल है वो भी यहाँ पर इस मंदिर पे होती है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों सही हैं, या फिर डी तीनों के तीनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो वेट करो, मैं आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला हूँ। आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर का डिस्कशन शुरू करेंगे। आप मैच करना, देखना कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था जगन्नाथ टेम्पल को लेकर कि बताओ 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। कहोगे 2 कौन कौन से। पहला वाला सही है, ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के शासन के समय पर टेम्पल बना। और तीसरा वाला भी सही है कि एक फेमस एनुअल रथ यात्रा यहाँ से होती है। सेकंड वाला गलत है। क्यों? क्योंकि जो जगन्नाथ टेम्पल है दोस्तों ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में नहीं, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाता है। तो इस चक्कर में जो ऑप्शन नंबर बी है ओनली 2 इज द करेक्ट वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, एक सेकंड को, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है सोलिगा कम्युनिटी को लेकर। बताओ 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ये कम्युनिटी कावेरी बेसिन रीजन में रहती है, पता है। दूसरा, हमारे इंडिया में मेन टाइगर रिजर्व के अंदर में कोर एरिया में स्पेशली यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है, ऐसी पहली ट्राइबल कम्युनिटी है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गुरुवायूर श्री कृष्णा स्वामी टेम्पल। बताओ ये जो मंदिर है ये जिसको हम लोग द्वारका ऑफ साउथ के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पर लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी केरला इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर रिसेंटली पीएम मोदी विजिट कर चुके हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को लेकर बताओ चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों इस फंड का मेन काम क्या है, जो रूरल और अर्बन डिजिटल डिवाइड है इसको पूरा करना, जैसे मैंने आपको बताया।
भाई, क्योंकि गांव वाले क्षेत्र में कई सारी जगह पर प्रॉपर नेटवर्क्स नहीं है, इस चक्कर में मोबाइल फ़ोन नहीं है, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो दोनों के बीच में गैप बना हुआ है। तो उस गैप को पूरा करने के लिए, उसको भरने के लिए यहाँ पर दोस्तों ये जो फंड है वो यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रूरल एरियाज़ में, स्पेशली गाँव वाले क्षेत्र में है, ये अमाउंट खर्चा जाए और वहाँ पर ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भितरकनिका नेशनल पार्क को लेकर बताओ, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों? भितरकनिका नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है, सुंदरबन के बाद, समझ में है। और थर्ड कौन सा है, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, आपको पता है, तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। अब बात आती है यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है। क्योंकि दोस्तों भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है, ओडिशा में देखने को मिलेगा और गोदावरी कृष्ण नदी नीचे बहती है, ठीक है। तो गोदावरी कृष्ण नदी के डेल्टा में ये नहीं है, कुछ और 3 नदियां हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए थे, उनके डेल्टा पर ये लोकेटेड है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 और 2 गलत हैं, केवल और केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ओनली ये हमारा सही उत्तर है। आई होप आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से यह पूरा का पूरा आर्टिकल क्लियर हो चुका है। तो क्या स्कोर आया आपका नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ नीचे बताएंगे ज़रूर। और अब बात करते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है, इंडिया में एक टर्म यूज़ की जाती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।